आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह मतलब एकदम ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ला रहे हैं सारे परीक्षाओं के लिए, परीक्षा की दृष्टि से। तो देर न करते हुए हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पे। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेर लिया था? पुर्तगालियों के विरुद्ध तो शाहजहां ने हुगली को घेर लिया था। सबसे पहले किसको घेर लिया था? हुगली को घेर लिया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली को घेर लिया था। फिर है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मजार भारत में कहाँ अवस्थित है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो पुर्तगाली था, तो गोवा पे अधिकार था, तो उसका मजार कहाँ मिलेगा हमें? तो उसका मजार मिलेगा गोवा में मिलेगा हमें। ठीक है। फिर आता है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ किया था? तो इसका जो प्रारंभ किया था वह डचों ने। और डचों ने कब प्रारंभ कर लिया था? तो डचों ने 1602 ईस्वी में प्रारंभ कर लिया था। डचों ने इसे कब प्रारंभ कर लिया था? 1602 ईस्वी में इसे प्रारंभ कर लिया था। फिर है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन में किस फोर्ट का निर्माण किया था? तो आधुनिक कोचीन में जो निर्माण करवाया था वह फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। तो फोर्ट विलियम का निर्माण कब? 1863 से 1863 में करवाया था। ठीक है, फोर्ट विलियम का निर्माण कब करवाया था? 1863 में करवाया था। ठीक है। और 1663 में, और 1814 में कोचीन जो है वह ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। 1814 में ब्रिटेन जो है इस पर अधिकार कर लिया था। इससे पहले डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके इसे विलियम फोर्ट का निर्माण करवाया था। आगे है कि किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया था? तो वह युद्ध जो था वह युद्ध था वेदरा का युद्ध। डचों का जो यहाँ पतन हो गया, वेदरा का युद्ध। वेदरा युद्ध जो है 1759 में, 1759 में लड़ा गया था, जो डचों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके बीच? डचों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ था। और अंग्रेज जब विजय हो गया तो इसके बाद जो है डचों को यह इस जो है भारत से पतन हो गया था। डचों का जो पतन हो गया था। फिर है प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने कब और कहाँ किया था? तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में जो किया था वह किसने किया था? तो वह किया था वांदेर गहिंग ने किया था। कब किया था? तो 1605 में किया था। वांदेर हगे ने किया था। कब? 1605 में। कहाँ किया था? तो मछलीपट्टनम में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना किया था, मछलीपट्टनम में। फिर आता है कि यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसको निर्यात कराने का श्रेय जो जाता है वह जाता है किसको? डचों को इसको निर्यात कराने का श्रेय दिया जाता है। फिर है यहाँ पे आते हैं कि भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री, मतलब डचों का फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापित किया गया था। तो इस पे ध्यान देंगे कि डचों ने कहाँ कहाँ स्थापित दिया था। तो इसमें है कि फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम जो है मुस्लिमपट्टनम जो है वह कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। तो मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में जो स्थापित किया गया, वर्तमान प्रदेश की स्थिति में जो आंध्र प्रदेश में जो लगाया गया था अभी के अनुसार, तो कब लगाया गया था? तो 1605 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1605 ईस्वी में लगाया गया था। वांदेर हगे ने लगाया था। ठीक है, 1605 में। फिर आता है कि आपका पुलिकट जो है, पुलिकट या इसे फोर्ट गैलरिया भी कहा जाता है। तो पुलिकट कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1610 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब? 1610 में। फिर आता है सूरत में जो डचों ने लगाया था फैक्ट्री, सूरत अभी कहाँ? गुजरात में अवस्थित है। तो सूरत जो गुजरात में अवस्थित है, यहाँ कब लगाया था सूरत में? तो सूरत में लगा दिया था 1616 ईस्वी में। सूरत में कब लगाया था? 1616 ईस्वी में लगा दिया था सूरत में। फिर आता है आपका कि विमलीपट्टनम जो आता है, विमलीपट्टनम में कब लगाया था? तो विमलीपट्टनम जो है यह भी आंध्र प्रदेश में है। तो विमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे कब लगाया था? तो विमलीपट्टनम में लगाया था 1641 में। विमलीपट्टनम में कब लगाया था? 1641 में लगाया गया था। ठीक है। फिर आता है कि कराईकल आता है। कराईकल, तो कराईकल कहाँ अवस्थित है? तो कराईकल है तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में है कराईकल जो है, तमिलनाडु में। तो कराईकल में जो लगाया गया था वह कब लगाया गया था? तो कराईकल में लगाया गया था 1645 में लगाया गया था कराईकल में।
फिर था चिंसूरा। फिर कहाँ है? चिंसूरा। तो चिंसूरा कहाँ पड़ता है? या बंगाल में पड़ता है। तो चिंसूरा में जो लगाया गया था बंगाल में, यह लगाया गया था 1653 में। कब लगाया गया था? 1653 में चिंसूरा में लगाया गया था। फिर आता है कासिम बाजार। फिर आता है कौन सा? तो फिर आपका आ जाता है कासिम बाजार आ जाता है। और कासिम बाजार कहाँ अवस्थित है? तो कासिम बाजार बंगाल में अवस्थित है। कासिम बाजार जो है, तो कासिम बाजार में जो है इसका स्थापना डच द्वारा कब किया गया था? 1658 में इसकी स्थापना किया गया था डचों द्वारा। कब किया गया था? 1658 में। फिर आता है पटना। पटना कहाँ? बिहार में। पटना को कुल 16 नामों से जाना जाता है। पटना से अगर आपसे पूछे कि पटना को पहले तो पाटलिपुत्र कहा जाता था और कुल कितने नामों से, तो 16 नामों से इसे जाना जाता है। तो पटना में इसकी स्थापना कब किया गया? तो पटना में भी इसकी स्थापना 1658 में ही किया गया था। पटना में इसकी स्थापना कब किया गया था? 1658 में किया गया था। फिर आता है कि बालासोर। याद रखिएगा, बालासोर उड़ीसा में है। बालासोर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो बालासोर में जो लगाया गया था, बालासोर उड़ीसा में, यहाँ भी लगाया गया था 1658 में। यानी एक साथ 3 जगहों पे लगाया गया था 1658 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, कासिम बाजार, पटना और बालासोर में लगाया गया था। ठीक है। फिर आता है आपका नागपट्टिनम। कौन आता है? नागपट्टिनम। अच्छा, नागपट्टिनम कहाँ? तमिलनाडु में है नागपट्टिनम जो आ जाएगा। तो तमिलनाडु में जो नागपट्टिनम है, तो इसके यहाँ कब लगाया गया था? तो यहाँ 1659 में लगाया गया था। तमिलनाडु में कब लगाया गया था नागपट्टिनम में? 1659 में लगाया गया था। फिर आता है आपका कौन सा? कि कोचीन। फिर कौन सा आ जाता है? कोचीन। यह कहाँ अवस्थित है? तो कोचीन केरल में अवस्थित है। तो केरल में इसकी स्थापना डचों द्वारा कब किया गया था? तो डचों द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1663 में। कब किया गया था? 1663 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। चलिए, फिर अगला प्रश्न है कि यहाँ डचों के व्यापारिक केंद्र में, मतलब डचों के व्यापारिक केंद्र में क्या क्या था? डचों के व्यापारिक केंद्र में जो था उस पर ध्यान देंगे कि पोर्टोनोव। पोर्टोनोव जो है, पोर्टोनोव एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। पोर्टोनोव के आपसे पूछेगा कि पोर्टोनोव क्या था, तो पोर्टोनोव एक कपड़ा उत्पादन केंद्र था। फिर आता है कि डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा जो नील निर्यात किया जाता था, कहाँ कहाँ से? तो एक सूरत से निर्यात किया जाता था और दूसरा मुसलीपट्टनम से निर्यात किया जाता था। एक सूरत से और दूसरा मुसलीपट्टनम से निर्यात किया जाता था। ठीक है, 2 जगहों से इसका निर्यात किया जाता था, सूरत और मुसलीपट्टनम से निर्यात किया जाता था। फिर आ जाएगा कि डचों द्वारा कहाँ कपड़े का निर्यात किया जाता था? तो डचों द्वारा जो कपड़े का निर्यात किया जाता था वो भरौच बंदरगाह से किया जाता था। कहाँ से? भरौच बंदरगाह से डचों द्वारा कपड़े का निर्यात किया जाता था। कहाँ से? भरौच बंदरगाह से। फिर आ जाएगा कि कहाँ डच अपने स्वर्ण पैगोडा यानी सिक्के ढालते थे। स्वर्ण पैगोडा यानी सिक्के जो ढालने का काम डच किया करते थे, वो कहाँ? तो यह पुलिकट में। डच अपने जो है सिक्के ढालने का काम कहाँ करते थे? तो पुलिकट में किया करते थे। फिर आ जाता है आपका कि कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध जो जगह था, उत्पादन और रंगाई के लिए, वह कौन कौन सा जगह था? कपड़े के रंगाई और उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जगह, वह कौन कौन सा? तो वह जगह है नागलवंचे। वह कौन सा है? नागलवंचे। और पालकोल्लू है। वह कौन कौन सा है? पालकोल्लू। यह नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध था। कौन कौन? वह जो आ जाएगा नागलवंचे और पालकोल्लू आ जाएगा। यह नील के उत्पादन से संबंधित है और प्लस नील के उत्पादन के साथ साथ नील से कपड़े की रंगाई से भी संबंधित है। फिर आ जाएगा आपका कि मद्रास के दक्षिण में स्थित कौन सा जगह है जो उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो मद्रास के दक्षिण में जो आ जाएगा वह आ जाएगा सदर सपत्तम आ जाएगा। कौन सा? सदर सपत्तम, जो उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। फिर आ जाएगा कि बंगाल में डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कौन कौन सा था? तो बंगाल में जो निर्यात किया जाता था ना, उसमें आ जाता था सूती कपड़ा आ जाता था, रेशम आ जाता था, अफीम आ जाता था, सोडा आ जाता था। ठीक है, इन सब वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। और सबसे ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा अफीम जो है ये बिहार से ही उत्पन्न होता था। सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ से? तो बिहार से ही उत्पन्न होता था। फिर है आपका कि भारत के से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कौन कौन था? तो भारत से जो निर्यात होता था वह नील था, सोडा था, मसाला था, कच्चा रेशम था, सीसा व अफीम जो है भारत से डचों द्वारा निर्यात किया जाता था, उससे व्यापार किया जाता था उसके द्वारा। फिर है कि डचों द्वारा
कोरोमंडल के बंदरगाहों से बैटम, डचों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाहों से बैटम और बटेविया को विशेष प्रकार से बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। बैटम और बटेविया को क्या किए जाते थे? बैटम और बटेविया को विशेष प्रकार के चुने हुए वस्त्र जो है वस्त्र निर्यात किए जाते थे। कहाँ कहाँ से? बैटम और बटेविया को। ठीक है। फिर आता है कि भारत में अफीम और जावा चीन में निर्यात किया जाता था। भारत से जो है, भारत से अफीम और जावा जो था वह कहाँ? चीन में इसको खरीद लिया जाता था। भारत से जो अफीम और जावा होता था उसको कौन खरीदता था? चीन खरीद लेता था। फिर है कि डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात काटल पर आधारित था। किस पे आधारित था? या सहकारिता पे आधारित था या फिर काटल पे आधारित था डच का जो व्यापारिक व्यवस्था था। फिर आता है कि डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहते थे? फैक्टर कहा जाता था। फिर है कि 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को औसतन कितना परसेंट? 18% का लाभांश दिया था। कितना परसेंट का? 18% का लाभांश दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सबसे अधिक रहा था। वाणिज्यिक इतिहास में सबसे अधिक रहा था। कितना दिया था? तो 18% लाभांश दिया था, लाभ दिया था 18%। अच्छा, डच कंपनी के निर्देशकों को क्या कहा जाता था? तो डच कंपनी का जो निर्देशक होता था उसे भद्रजन 17 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भद्रजन 17 कहा जाता था। डच कंपनी के निर्देशकों को भद्रजन 17 कहा जाता था। फिर है यहाँ परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की वह प्रमुख वस्तु जो थी वह कौन सी थी? तो कोरोमंडल बंदरगाह से क्या करता था जो डच था? वो वस्त्र जो है निर्यात करता था, प्रमुख जो था। फिर है कि किस यूरोपीय शक्ति ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम धागे का उत्पादन किया? तो रेशम धागा उत्पादन करने का जो है काम किसने किया था? डचों ने किया था रेशम धागा उत्पादन करने का काम। फिर आ जाता है कि परिवर्तित 17वीं एवं 18वीं सदी, परिवर्तित 17वीं एवं प्रारंभिक जो है 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किस यूरोपीय शक्तियों का प्रमुख जो प्रभुत्व था? तो उस पर कौन था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करता था। किस पे? तो 17वीं शताब्दी के लास्ट में और 18वीं शताब्दी के प्रथम में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में जो भारतीय अफीम के निर्यात होता था वह यूरोपीय शक्ति जो था किसका? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पे प्रभुत्व ज़्यादा हुआ करता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, फिर कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।